जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बिहार स्पेशल यानी बिहार का एक परिचय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ गया हूं। ठीक है। और ये बुक आपका इम्तियाज अहमद या रजनीश कुमार के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही बेहतरीन बुक है ना। बिहार बीपीएससी एग्जाम के लिए है ना, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए या फिर बिहार एसएससी के लिए बहुत ही नए पैटर्न पर यह बुक आया हुआ है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। आज हम टॉपिक लिए हैं, उस टॉपिक को दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, हम टॉपिक लेकर आ गए, ये आपका मौर्योत्तर बिहार। ठीक है। तो ये हम लोग मौर्य साम्राज्य के जितने भी इससे संबंधित है, मौर्य साम्राज्य का बिहार में कैसे कैसे क्या चल रहा था, उससे ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो शुंग वंश का। शुंग वंश जो था उसका शासन काल 185 ईसा पूर्व से, है ना, ईसवी से आपका कितना 75 ईसवी ईसा पूर्व तक था। ठीक है। तो शुंग वंश का शासन काल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा, याद रखिएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र का जो शासन काल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि किस शुंग वंश के शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क आक्रामक व्यवहार किया। अगला है क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र पर यवन डेमोक्रेसियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय में हुआ था। तो आपका शुंग वंश के समय में। अगला है कि पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। तो कब? 185 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध में प्रथम बार ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था। तो आपका पुष्यमित्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो ये कानव वंश जो था 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। कानव वंश का संस्थापक कौन था। तो ये थे वासुदेव। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव को मगध में कान वंश के नींव डाली। अगला है कि कान वंश का पतन समाप्त की तो किसने किया था। तो आंध्र सातवाहनों ने किया था। अगला है कि कान वंश के उत्परांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया। तो ये मित्र वंश का। आगे है कि शुंग वंश कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार में किस स्थान से प्राप्त होते थे। तो आपका बोध गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र में के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। तो इसका आंसर होगा अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया और हजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अद्भुत मार्ग ले गया था। एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। अच्छा, अगला है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया, शुंग वंश आया, कण्व वंश आया। ठीक है। अगला है कि शुंग वंश की राजधानी थी तो कहाँ थी जी। पाटलिपुत्र में ही भी इसका भी राजधानी था। कान्य वंश की राजधानी कहाँ थी भाई। तो इसका भी राजधानी पाटलिपुत्र ही था। आगे है कि कालिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। जो कब किया था? पहली शताब्दी के ईसा पूर्व के अंत में किया था। कालिंग नरेश ने खारवेल ने कहा कि कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था। तो ये आपका अंग एवं मगध से प्राप्त किया था। और उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल थे। ठीक है। अगला है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत
संभवतः मगध पर शासन रहा। तो किनका शासन रहा? तो आपका लिच्छवियों की शासन रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मरुंडो का नियंत्रण हो गया था। आगे है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। आगे है कि सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और अश्वघोष को प्रथम प्रश्रय देने वाला शासक था। कौन था? तो कनिष्क ने था। अब देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया गुप्तकालीन बिहार। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग दो टॉपिक देखने वाले हैं आज। चंद्रगुप्त प्रथम का राज अभिषेक हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे है कि चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज अभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था ये 320 ईस्वी। आगे है कि वो किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये आपका है चंद्रगुप्त प्रथम। आगे है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त व संवत का भी प्रचलन किया था। आगे है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी को दोहित्री कहा है? तो ये आपका समुद्रगुप्त ने कहा है। आगे है कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। आगे है कि गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी तो पाटलिपुत्र थी। आगे है कि किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो आपका समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो कौन सा युग है? तो गुप्त युग है। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था तो कुमारगुप्त संस्थापक था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्थापना हुई थी तो ये आपका गुप्त काल में हुई थी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 साल रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों का प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ये देखिए बार बार क्वेश्चन ये TRE 2 में भी 2.0 में ये शायद पूछा गया है। पाटलिपुत्र आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से भाई? पाटलिपुत्र से है और इन्होंने शून्य का खोज किया है, पता होगा आपका। ठीक है, और मैथ के पिता भी कहलाते हैं। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहाबाद से प्राप्त हुई है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पतली की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये आपका सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। आगे है कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है। यह किस काल के हैं? तो ये आपका गुप्त काल के हैं। आगे क्वेश्चन है कि राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ या माना जाता है? ये आपका गुप्त काल के में माना जाता है, हुआ था। आगे है तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था तो कौन था? तो गोविंद गुप्त था। आगे देखते हैं, गोविंद गुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। आगे है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था तो कहाँ था? तो नालंदा था। ठीक है, आगे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ये देखिए BPSC 42वीं में पूछा गया है। आगे देखते हैं, ये देखिए नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश सर्वाधिक नगर थे? मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए जहां रोगियों को मुफ्त भोजन दवाएं भी दी जाती थी।
तो ये आपका फाहियान है। आगे देखते हैं, गुप्त संवत का आरंभ होता है तो 320 ईस्वी में होता है। आगे है कि निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे है कि सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की, तो ये आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था, तो ये आपका हरिसेन था। आगे है, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे, तो ये आपका समुद्रगुप्त ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट ने विजय अभियान की चर्चा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने किया था। आगे है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आगे देखते हैं, मगध पर मिहिर कुंड का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह गुप्त, नरसिंह गुप्त। ठीक है, 30 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे, तो कौन थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी आपका वराह मिहिर था, आर्यभट्ट थे, और कौन थे, ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, तो ये सब आंसर हो जाएगा। ये देखिए मगध के परिवर्तनीय गुप्त शासन, ये हम अगले टॉपिक में लेकर आएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में लेकर आए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में क्या प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।